अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अलवीना और आप देखें प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़। नाज़रीन, आज पूरे मुल्क में, ना सिर्फ पूरे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में बहुत सारी रैलीज़ निकाली गई, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जो है रैलीज़ निकाली और सिंबॉलिक एक जेस्चर के साथ कश्मीर के साथ यकजहती का इजहार किया। ना सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने बल्कि डिफरेंट स्टूडेंट की जो फेडरेशंस हैं वहाँ पर भी हमने देखा, उन्होंने भी रैलीज़ निकाली, डिफरेंट फोरम्स के ऊपर बातचीत हुई। साथ ही साथ जो है ऐवान में भी इसके ऊपर बात हुई। ऐवान में तो 3 फरवरी से जो है बातचीत इस पर जारी है। अपोजिशन जमातें और हुकूमती जमातें सब मसला कश्मीर के ऊपर बात कर रहे हैं। 3 फरवरी के रोज़ ख्वाजा आसिफ साहब जब ऐवान में खड़े होकर बात कर रहे थे, उनका कहना यह था कि जो सिंबॉलिक काम है हम कर रहे हैं, जैसे पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू हमने ब्रांडिंग से भर दिया है, इस तरह जो इजहार यकजहती है इससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा, इससे कोई पिवटल रोल प्ले नहीं कर सकते हम कश्मीर की आज़ादी के अंदर। लेकिन सवाल ये है, जहाँ पे वो क्रिटिसाइज़ कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस पूरी जो है स्ट्रैटेजी को कि 1.5 साल के अंदर अंदर कुछ ना कर सके हम कश्मीर के लिए, तो बहुत बड़ा कंसर्न और बहुत बड़ा सवाल ये भी होता है ख्वाजा आसिफ साहब के लिए और तमाम तरह अपोजिशन जमातों के लिए कि क्या आप लोगों ने पहले कोई इनिशिएटिव लिया था, क्या आप लोगों ने पहले कोई ऐसा स्टांस पेश किया था हुकूमत की जानिब से कि जिसमें मसला कश्मीर के लिए कोई पिवटल रोल प्ले किया जा सकता। बहुत ही आसानी से उन्होंने ऐवान में बात कर दी, नेशनल असेंबली में खड़े होकर वो कहने लगे कि ये पोलियो ज़दा हुकूमत है। तो क्या अगर ये पोलियो ज़दा हुकूमत है, जो तमाम पुरानी हुकूमतें गुजरी थी उन्होंने क्या मसला कश्मीर के ऊपर काम किया, क्या कोई स्ट्रैटेजी या पॉलिसी हमने देखी मसला कश्मीर के ऊपर। मिसाल मलिक साहिबा भी कहती हैं लगभग 5 से 10 साल की एक पॉलिसी होनी चाहिए, उस पॉलिसी को अगर हम मुरतब कर लेंगे तो उसके बाद ही मसला कश्मीर के ऊपर काम किया जा सकता है। अनफॉर्चुनेटली पहले तो ये जो सिंबॉलिक ये थी एक स्ट्रैटेजी थी वो हम तो देखते थे, लेकिन किसी फोरम पर जाकर बात करना इतना एग्रेसिवली हमने ना देखा। और अब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने डिफरेंट फोरम्स के ऊपर बातचीत की, उन्होंने ट्रंप से बार बार बात की, उनको रिपीटेडली एहसास दिलाया कि किस तरह यूएन जो है अपना एक किरदार अदा नहीं कर रहा आज़ादी कश्मीर में। उन्होंने बार बार ये एहसास दिलाया कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर उनके किस तरह ह्यूमन राइट्स सप्रेस हो रहे हैं, किस तरह जो है उनको बुरी जो है एक लाइफ गुजारने पर मजबूर किया जा रहा है, उनसे उनका फ्रीडम छीना जा रहा है। इस पर उन्होंने बार बार ट्रंप से बात की, उन्होंने यूएन जनरल असेंबली में भी बात की, उन्होंने इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर इससे बात की, उन्होंने अपने जो एलाइज हैं मुस्लिम कम्युनिटी के, मुस्लिम उम्मा के, मलेशिया, टर्की और तमाम तर जो लीडर्स हैं उनसे बात की, उनको ये एहसास दिलाने की कोशिश की कि आज़ादी कश्मीर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम सिर्फ ये नहीं कह रहे कि वहाँ पर एक मुसलमान है, वहाँ पर ये जुल्म हो रहा है और हमें ये हिस्सा चाहिए। ये बेसिकली आज़ादी सबका एक जो है एक बेसिक और फंडामेंटल राइट है, तो कश्मीरियों के लिए भी आज़ादी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के प्रोग्राम में हम डिटेल इस पर बात करेंगे, कुछ हुकूमत और इत्तेहाद के दरमियान जो कॉन्स्पिरेसीज हैं या कुछ रूमर्स जिनको एक्चुअली सिर्फ रूमर्स नहीं, उनमें बातों में सदाकत भी है, उन पर भी बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं ज़ुहैब आसिफ साहब, तज्ज़ियाकार हैं, और हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं अली मोइनुद्दीन साहब, तज्ज़ियाकार हैं, और प्रोग्राम में हमें मज़ीद प्रोग्राम में गेस्ट भी ज्वाइन करेंगे। आप दोनों को प्रोग्राम में फॉर्मली वेलकम करते हैं। ज़ुहैब आसिफ साहब, आपसे आगाज़ करूँगी, क्या कहेंगे आप आज़ादी कश्मीर के हवाले से? यौम यकजहती कश्मीर के रोज़ हम सिम्बॉलिक तो बचपन से देख रहे हैं कि एक सिम्बॉलिक जेस्चर्स को देखते हैं हम, जो ब्रांडिंग होती है, रैलीज़ निकाली जाती हैं, क्या ये काफ़ी है आज़ादी के लिए? देखें, सबसे पहले तो हम करंट सिचुएशन पे अगर बात करें कश्मीर की, तो हम देखें कि 6 महीने गुजर गए और 7 मिलियन कश्मीरी जो हैं, 70 लाख कश्मीरी, वो वहाँ मफलूज हो गए इकनॉमिकली भी और हर लिहाज से। और ये बहुत एक, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि ये बहुत ही ख़तरनाक मूवमेंट है कि जब कर्फ्यू में लोग रह रहे हैं और जब ये कर्फ्यू टूटेगा तो एक तूफान आ जाएगा इंडिया में और कश्मीर में। और इसीलिए प्राइम मिनिस्टर 3 दफ़ा जो है वो अमेरिका के पास भी गए, डोनाल्ड ट्रंप साहब से उन्होंने सालसी की दरख्वास्त भी की। लेकिन आज जब वो आज़ाद जम्मू कश्मीर की असेंबली में थे तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो है राजा फारूक हैदर साहब, उन्होंने कहा कि ये सालसी की जो आप कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट अमेरिका से, ये हमारे लिए बहुत डेंजरस साबित हो सकती है। तो मैं इसका एनालिसिस ऐसे करूँगा कि पहले भी जो है हमारी गवर्नमेंट अमेरिका के पास गई थी, उससे रिक्वेस्ट की थी, तो जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे उनके दिल में ये थ्रेट आ गया कि ये कहीं अमेरिका इसमें इन्वॉल्व हो और हमें इन्फ्लुएंस ना करे, इसीलिए
उन्होंने आर्टिकल 370 लगा दिया। लेकिन इस बात से यहाँ पर बहुत सारे तज्जियाकार इससे इख्तिलाफ करते हैं। वो ये कहते हैं कि ऑपोजिशन का तो एक हथकंडा है कहने का कि आर्टिकल 370 इस वजह से रिवोक हुआ है, लेकिन दूसरी जानिब आर्टिकल 370 को रिवोक करने की ये वजह नहीं है। इस पर बहुत सारे सालों की इनकी स्ट्रैटेजी शामिल है। मोदी एक बहुत मक्कार जो है दुश्मन है हमारा, उसने कई सालों की एक स्ट्रैटेजी बनाने के बाद उसने ये स्टांस लिया है। ये कोई उसने यकदम ये स्टांस नहीं लिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आ गई है और जिस तरह ऑपोजिशन जमातों का कहना है कि वो तो हम हमारी वजह से उनको हिम्मत नहीं हुई आर्टिकल 370 रिवोक करने की वजह से, तो क्या जो पुरानी हुकूमतें थी उनकी हिम्मत की वजह से क्या आज़ाद हो सका कश्मीर? देखें, बात यह है कि हमें बार बार अमेरिका को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। अब ये भी आप देखें कि पिछले 70 साल जब से ये सिलसिला चलता आ रहा है, हमने 15 दफ़ा यूनाइटेड नेशंस में जो है वो कश्मीर की रेजोल्यूशन पास की, लेकिन उस पर कोई एग्जीक्यूशन नहीं हुई। अब जो है जब हमने ये अमेरिका को इन्वॉल्व करने की कोशिश की तो मोदी साहब बीच में आ गए। और इसमें हम अगर थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएं तो हमें देखना पड़ेगा कि वाकई जिस तरह आपने कहा कि ये एक साजिश है, तो बिल्कुल ये एक साजिश चल रही है। क्योंकि बोस्निया के इशू को अगर हम देखें तो उन्होंने एक चीज़ जो है जो कि उस वक्त मुसलमानों के इल्म में नहीं थी, कॉन्वेनेंट ऑफ सर्ब्स एक ऑपरेशन शुरू किया था जिसमें उनका मोटिव ये था कि या मुसलमान जो कि वस्ती यूरोप में आके डिफरेंट इलाकों से आबाद हुए हैं और सेंट्रल यूरोप में भी, उनको या तो कन्वर्ट कर दिया जाए क्रिश्चियंस में, उनको फोर्स किया जा रहा था। जिसमें बहुत फिलॉसफी है, मोदी इसके ऊपर ऑलरेडी काम जी जी बिल्कुल आरएसएस जी इसी एजेंडे के ऊपर चल रहा है। उसके अलावा फिर उन्होंने कहा था या तो वो यूरोप छोड़ दें बोस्निया के मुसलमान, या वो जबरदस्ती कन्वर्ट हो जाएं, या फिर अगर नहीं वो सुनते थे तो उनको मार दिया जाता था। और आरएसएस भी बिल्कुल इसी फिलॉसफी पे चल रहा है, फिलॉसफी पे काम कर रहे हैं। और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बार बार ये भी कहा है कि आरएसएस की जो फिलॉसफी है, जो हिंदुत्व का पूरा एक फिनोमिनन है, उसको उन्होंने बार बार एक्सप्लेन किया। आज से पहले सिर्फ स्कॉलरली लोग तो जानते हैं हिंदुइज्म की जो आरएसएस की एक फिलॉसफी एक्सट्रीमिस्ट की, लेकिन एक आम आदमी जो है उसको इतना इस बारे में नहीं पता था। तो वो ये जो एक फैशिस्ट फेस है वज़ीर आज़म साहब ने दुनिया को दिखाया है भारत का, क्या इस तरह ये हमारी अगर स्ट्रैटेजी होती है तो क्या इससे भी हमें कुछ फायदा होगा कश्मीर के मामले पर? देखिए, बात ये है कि मोदी जो है वो आरएसएस के नज़रिए पे पहले से चलते आ रहे थे और उसी बेस पे जो है, क्योंकि मोदी भी खुद भी जो है वो हिंदू तवाके से जो है वो करते हैं। बात यह है कि उन्होंने पहले से स्ट्रेटजी बनाई हुई थी कि किस तरीके से मैंने कश्मीर को कब्जे में करना है, और पिछले पूरे 5 साल उनको लगे जो अपने उन्होंने दौरे हुकूमत में किया, और आखिर में आके उन्होंने ये इक़दाम किया। अब बात आती है कि इसमें जो कहते हैं कि जी अमेरिका की सालसी, कहने वाले तो कहते हैं कि जी ट्रम्प से परमिशन लेने के बाद, बातचीत करने के बाद वो भी इसमें शामिल हैं कि हाँ जी आप ये काम कर दें, रिवोक कर दें। वरना अगर ट्रम्प साहब के अगर आप बात करें कि वो सालसी का किरदार अदा करेंगे, हमने इसराइल और फ़लस्तीन के मामले में देख लिया कि उन्होंने किस तरह किया, क्योंकि बजाय ट्रम्प भी जो है। लेकिन फिर अली मोइनुद्दीन साहब, अगर हम एज अ मीडिएटर यूएस को सिलेक्ट नहीं करते तो फिर हमें किसके पास जाना चाहिए? फ्रांस के साथ हमारे इतने कोई खास ताल्लुकात है नहीं, कभी हमने कोई बायलैटरल टाइज के ऊपर काम किया नहीं। अब जिसका ज्यादा ट्रेड है, जिसके ज्यादा कमर्शियल जो है फवायद उनके एसोसिएट करते हैं एक दूसरे के साथ, तो और हम भी उनसे बातचीत करते हैं, कोई ऐसा मीडिएटर होना लाजमी है। कहाँ जाए? देखिए, हमारी मजबूरी ये रही कि पिछले दौरों में भी और आज के दौरों में भी हम जो है सफारती ताल्लुकात को जो है वो सही डायरेक्शन पे लेकर नहीं चल रहे। हम सबके डायरेक्शन होनी चाहिए? हम सबके सब जो है वो अमेरिका के साथ जुड़े रहने को अपने आप को जो है वो तरजीह दे रहे होते हैं। हमारे पास चाइना है, हमारे पास रूस है, हमारे पास ये ग्रुप है जो रूस जो है जो बड़ा स्मार्टली प्ले करता है, वो उसकी डिप्लोमेसी भी स्ट्रांग है, लेकिन वो अपेरेंटली इतना ज्यादा कहीं पे किसी के मामला में ना तो इंटरवीन कर रहा होता है। अगर आप देखें तो एक टाइम पे ये पूरा एक बनने जा रहा था पैनल के जी, चाइना, पाकिस्तान, रूस, मलेशिया, ये सारे के सारे एक तरफ होने जा रहे थे, लेकिन फिर हमने अपनी डायरेक्शन चेंज करके अमेरिका की तरफ चले गए। और अमेरिका जो है वो कभी भी पाकिस्तान को या मुसलमानों की, ट्रम्प की पॉलिसी भी मुसलमानों के फेवर में नहीं है। लेकिन अभी हमने जब देखा कि कोलालमपुर समिट की बात हो रही थी तो उस वक्त वज़ीर आज़म साहब से बार बार सवाल किया गया अपोजिशन जमातों की जानिब से कि हमने क्यों शिरकत ना की, तो उनका स्टांस फाइनली आ गया। पहले तो ऑफिशियल नहीं था, वो कहते हैं
कि एक मिसकंसेप्शन है जो कि मुस्लिम उम्मा के दरमियान था कि अगर यहाँ पे शिरकत की गई तो दिस इज गोइंग टू डिवाइड द मुस्लिम उम्मा, ये डिवाइड क्रिएट करेगा। वो मिसकंसेप्शन था उनका, उन्होंने अपेरेंटली उसका इजहार किया। लेकिन बात यह है कि क्या ये इस तरह का स्टेटमेंट देना हमारी साख को कमजोर नहीं कर देगा? क्योंकि पहले हम लोगों ने शिरकत नहीं की, पहले अग्री किया कि शिरकत करेंगे, फिर उसके बाद ना की, उसके बाद जाके हमने एडमिट कर लिया। तो क्या प्रेशर था सऊदी अरब का? बिल्कुल सऊदी का प्रेशर था। बात ये हम कुछ भी करते रहे कि जी हमने इस वजह से नहीं किया, बात सीधी सीधी है कि सऊदी का प्रेशर था हम पे। आप किसी से अगर कर्ज लेंगे या किसी से जो है वो लोन लेंगे तो उसकी बातें भी, शराइतें भी मानी। सऊदी को ये डर था कि जो मुस्लिम उम्मा की इस वक्त वो क़यादत कर रहा है उसके हाथों से ये चीज़ ना निकल जाए और ये मलेशिया और इस तरफ तुर्की की तरफ ना चली जाए। तो सऊदीया ने जो है वो आपको प्रेशर दिया और आपने उसको मानना था। बात ये है कि अब कश्मीर की आज़ादी में अली मुनीद्दीन साहब क्या पाकिस्तान को अकेले तो कुछ नहीं कर सकता? क्योंकि जिस तरह वो आरएसएस की फिलॉसफी को लेके और बहुत ही प्रोडक्टिव तरीके से अपना एक्सट्रीमिज्म फैला रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? क्या मुस्लिम उम्मा के साथ एक यूनाइटेड ब्लॉक फॉर्म करना चाहिए या फिर अमेरिका आप कहते हैं कि, और कोई भी यूजुअली यही स्टांस है कि वो ट्रस्टवर्दी नहीं है? बात ये है, हमारे साथ अफसोस ये है कि मुस्लिम उम्मा जो है वो आज तक जो है वो एक साथ नहीं हो सकी। आप देखें तो जगह जगह पे हम लड़ रहे हैं, जगह जगह पे अपने मुफादात को देख रहे हैं, एक तरफ से हम एक साथ नहीं हो सके जैसे होना चाहिए मुस्लिम उम्मा को। और रही बात इंडिया के हवाले से, तो मुल्कों के मुफादात जो हैं वो अपने अपने तौर पे होते हैं, ठीक है, बरादराना ताल्लुकात और ये चीज़ें जो है वो उनकी नज़र में उस हैसियत से मायने नहीं करती। लफ्जी बातें तो हो रही होती हैं, लेकिन इंडिया की इकॉनमी और इंडिया की मैशियत और इंडिया की मार्केट के हवाले से दुनिया जो है वो उसकी फेवर कर रही होती है, चाहे वो छुपे लफ्जों में करे चाहे वो वाज़ेह होके करे। अब अगर आप देखें तो सऊदीया ने भी इस मामले में आपको कितना सपोर्ट किया, आपके सामने है। सऊदीया के अपने मुफादात, उनको जाके उनके मुफादात सऊदीया के वहाँ पे ज़्यादा हैं। आपके साथ तो वो जी अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट करेंगे, अभी प्लानिंग चल रही है, वहाँ पे तो वो कर चुके हैं। तो उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट को देखना है कि उनकी इन्वेस्टमेंट किसके साथ सिक्योर है, किसके साथ नहीं है। इसी तरह हर मुल्क ने अपने साथ देखना है। अगर एक टाइम पे देखें तो मलेशिया ने भी जो है वो जो उनकी एक्सपोर्ट पाम ऑयल की रुकी है, उसकी वजह से उन्होंने भी एक जगह पे डायरेक्शन ली थी कि हम इंडिया के साथ जो है ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। बात यह कि मलेशिया, वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि हम आपसे पाम ऑयल ले लेंगे, लेकिन इसमें भी हमारा ही नुकसान है। पाम ऑयल की हमारी मार्केट इतनी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, पहले इंपोर्ट्स का हमारे ऊपर इतना ज्यादा बर्डन है, एक्सपोर्ट्स की तरफ जाना है। यानी इंडिया जितनी इंपोर्ट करता था मलेशिया से, हम उतनी तो नहीं कर सकते। सारी चीजें देखनी है। तो बात यह कि हर मुल्क जो है अपने मुफादात को देखते हुए चल रहा होता है कि उसने किस डायरेक्शन पे जाना है और उसके मुल्क के मुफादात किस पे। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी रखते हैं। स्टे विद इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे मोदी की जो आरएसएस की हिंदुत्व की फिलॉसफी है, कैसे वो उसको बहुत ज़्यादा जो है पेनिट्रेट कर रहा है पूरे भारत में, और जो एक सेक्युलरिज्म का उनका एक दावा था उसको ख़त्म करता जा रहा है। साथ ही साथ जो CAA और CAB एक मुतनाज़ा शरीयत बिल उसने पास किया, उसको भी वो एक पिवटल रोल बना रहा है, उसको भी आहिस्ता आहिस्ता पेनिट्रेट करवा रहा है और मुसलमानों को इरेडिकेट करने की कोशिश कर रहा है अपनी सोसाइटी से। और कश्मीर के हवाले से भी काफ़ी सारी जो है मोदी की पॉलिसीज़ डिज़ाइन हो चुकी हैं और बहुत पर वो काम कर रहा है। जिस तरह दुनिया भर से सवालात रेज होते रहे मोदी के हवाले से कि वो किस तरह जो है अगेंस्ट दी ह्यूमन राइट्स वो काम कर रहा है, किस तरह 9 लाख अफवाज जो है वहां पर काबिज है कश्मीर में, और किस तरह जो वो लोग हैं वहाँ पे कश्मीरी उनके राइट्स को सप्रेस किया जा रहा है। इस पर जो मोदी है उसने एक स्ट्रैटेजी बनाई है। वो एक इंटरनेशनली एक इवेंट करने जा रहा है, कल्चरल शो कश्मीर के अंदर, जहाँ पर वो जो बच्चे पढ़ रहे हैं ऑलरेडी उनके इंडियन कैडेट कॉलेजेस वगैरह में और स्कूल्स में तालीम ले रहे हैं और थोड़ा सा इंक्लाइंड है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ, उनको बुलाकर उनको अपने साथ शामिल करके वो एक कल्चरल इवेंट करेंगे और फिर इंटरनेशनल जर्नलिस्ट को बुलाएंगे, इंटरनेशनल लीडर्स और कम्युनिटी को बुलाएंगे, वहाँ पर उनको दिखाएंगे देखिए यहाँ पर तो कोई जो है इस सिचुएशन का कोई कर्फ्यू नहीं है, यहाँ पर कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं है। और इवेंचुअली मीडिया के थ्रू जो अपना उनका एक पूरा पेड मीडिया उसके थ्रू एक कैंपेन करेंगे। और जिस तरह आर्टिकल 370 को उसने रिवोक किया, उसके बाद ये स्ट्रैटेजी भी मोदी के लिए बहुत फायदेमंद होगी। सवाल ये हम क्या कर रहे हैं इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम अदील फारूकी साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। अदील फारूकी साहब, सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने रैलीज निकाली और जिसमें ऑपोजिशन और हुकूमत दोनों शामिल थी, ऐवान में भी गुफ्तगू हुई, लेकिन प्रैक्टिकली क्या हमने पहले कुछ किया? अभी की बात मैं आपसे नहीं कर रही, पहले की बात करूंगी कि पहले हमने प्रैक्टिकली कश्मीर के लिए क्या किया। अदील फारूकी साहब, आपको आवाज आ रही है?
थोड़ी देर में उनको कॉल पे ले लेते हैं दोबारा से। मैं यहाँ से ज़ोहेब आपसे जानना चाहूँगी कि अगर हम कुछ अरसा पहले की बात कर लें, या चलें 10 साल भी नहीं 5 साल पहले की बात कर लेते हैं, क्या कोई कश्मीर पॉलिसी आपको दिखाई दी? देखिए, पहले तो कश्मीर पॉलिसी पिछली गवर्नमेंट में कोई भी बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही। अब थोड़ा बहुत गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस इनिशिएटिव का भी कोई फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि गवर्नमेंट एक तरह से लिप सर्विस ही दे रही है। जाके यूनाइटेड नेशंस में जनरल असेंबली में तकरीरें कर लेने से और 5 फरवरी को सेलिब्रेट करने से कोई फायदा हुआ? नवाज शरीफ साहब ने कोई ऐसी तकरीर की बगैर पर्चियों के, जिस तरह अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भी बैठ के उनकी पुरानी तस्वीर अगर आप देखें, छोटे छोटे पर्चे हैं उनके पास हाथ में, वो से तकरीर कर रहे हैं। नवाज शरीफ के दौर में तो लग रहा था कि वो इस इशू को अवॉइड ही किया जा रहा था, कश्मीर पे वो ज्यादा बात ही नहीं करना चाहते थे, क्योंकि इंडिया के साथ हमारे बिजनेस टर्म्स भी थे। लेकिन अब कश्मीर इशू को इस हुकूमत की, मैं अच्छी बात कहूंगा कि प्रायोरिटी दी जा रही है, कश्मीर पे बात की जा रही है, लेकिन उसके लिए हमें अपने रिलेशन अरब कंट्रीज के साथ स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे? वो तो हर चीज पे ब्लैकमेल करते हैं हमें। आप इस यहाँ पे शिरकत ना करें, आप उनसे बात ना करें, इवेंचुअली कहीं ना कहीं हम भी इंक्लाइंड हो जाते हैं, क्योंकि हमने पिछले 70 सालों में कुछ ऐसा किया ही नहीं कि हम भी किसी को बता सकें कि नहीं, दिस इज आवर स्टांस। देखें, उनके इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर है, इकोनॉमिकली, स्ट्रेटेजिकली इंडियंस की वहां पे इन्वेस्टमेंट है, उनकी इंडिया में इन्वेस्टमेंट है, तो इसलिए वो हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। पाकिस्तान के वहां पे मजदूर तबका ज्यादा काम कर रहा है अरब मुल्कों में, और जब उनकी वॉर होती है, जिस तरह यमन की वॉर हुई, तो यूएई ने हमसे सपोर्ट मांगी पाकिस्तान से, यूएई और सऊदी अरब, जिस पे हम खामोश हो गए, जिस पे वो दोनों मुल्क काफी नाराज हुए, और उनके वजीर खारजा जो हैं यूएई के, इंडिया में जाके उन्होंने एंटी पाकिस्तान बयान भी दिया और कश्मीरियों के। ठीक है ज़ोहेब, मैं यहीं से कनेक्ट करूंगी आपसे। यहाँ पे अदील फारूकी ने भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम अदील फारूकी साहब। जी वालेकुम सलाम, आप मुझे सुन सकती हैं? जी जी जी। अदील, कश्मीर इशू के ऊपर हम बात कर रहे हैं। यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है दुनिया भर में। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो पिछली हुकूमतें गुजर चुकी हैं, क्या कोई स्ट्रैटेजी बनाई हमने, कोई पॉलिसी बनाई 5 साल या 10 साल की, कि जिस पर हमने ये सोचा कि अगले कई सालों में हमें काम करना है इसके ऊपर? देखें जी, बात ये है कि पिछली हुकूमतों ने जो किया या नहीं किया, आज तक आप देखें, इससे पहले पाकिस्तान। अदील साहब, आऊंगी, अभी की बात भी करूंगी, सिर्फ मुझे पिछले दौरे हुकूमत का जवाब दे दीजिए कि पहले क्या किया। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि अगर कश्मीर इशू पे कोई भी डेवलपमेंट हुई है तो वो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में ही हुई है। कौन सी डेवलपमेंट? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने ही हमेशा मसला कश्मीर को, चाहे वो लोकली हो या इंटरनेशनली हो, उसको उठाया है, और यौम यकजहती मनाने के हवाले से हो, या जिस तरह भी जो हमें फोरम मिले हैं, चाहे वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब थे, उन्होंने यूएनओ में जाके स्पीच की, और पूरी दुनिया में जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी किया है, वैसे वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू भर रहे हैं। मैं आपको ये बताऊं कि पिछले 185 दिन से हमारे भाई, हमारी माएँ बहनें इस वक्त महसूर हैं, और हम सिवाय एक वो बस हमने एक क्लॉक लगा दी हुई है जिस पे टाइम चल रहा है, और पहले हमने ये फैसला किया कि जी जुम्मे के दिन हम एहतजाज करेंगे, वो जुम्मे वाले दिन वाला भी एहतजाज चला गया, ना दुनिया में हम लॉबिंग कर सकें, ना हमारी। अदील साहब, अभी की बात ना करें, मुझे पहले बता दें, पहले कोई पॉलिसी बनाई हमने, पहले कोई काम किया, कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पिछले दौर हुकूमत की बता दीजिए, फिर अभी की बात भी करूंगी आपसे। लेकिन बात यह है, मैं तो आपको नवाज शरीफ साहब की हुकूमत की है पिछले 5 साल, उसका जवाब तो नहीं दे सकता। अपनी बता दीजिए, पीपल्स पार्टी ने क्या किया, क्या अमली जामा क्या पहनाया? आपको ये बता रहा हूँ कि हमने हमेशा प्रैक्टिकली मसला कश्मीर के हवाले से, आप एज कंपेयर अदर पार्टीज आप देख लें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा कश्मीरियों, हमने कहा कि हम 1000 साल तक जंग लड़ेंगे, मतलब है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किसी भी फोरम पे जहाँ ये सब बातें तो अदील, ये सब बातें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कर रही है। इंटरनेशनली हमने लॉबिंग करके उसको उठाया है इशू को, और उसके लिए जितनी भी हमसे हो सकी हमने कोशिश की। लेकिन ये तमाम तर बातें, इसी तरह प्रोटेस्ट होना, जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू के ऊपर घड़ी लगी हुई है, भी एक सिंबॉलिक, एक इत्तेहाद का तरीका है कि 185 डेज से वहां पर कर्फ्यू हुआ है, और कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू में पूरी कश्मीर की ब्रांडिंग दिखाई दी जा रही है, अवान में गुफ्तगू हो रही है, ऑपोजिशन जमातें और हुकूमती जमातें सारी रैलीज भी निकाल रही है। ये सब तो अब इस दौरे हुकूमत में भी हो रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खिलाफ ये बहुत सारे सवाल उठते हैं, वो तो जरा भी बात नहीं करते इसके ऊपर। पीपल्स पार्टी ने भी इस पर बात की है, उसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी बात करी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पॉलिसी किसी ने भी नहीं बनाई, ना आप लोगों ने, और ना अब हमें यहाँ पर कोई पॉलिसीज दिखाई दे रही हैं।
थी, उस वक्त ये सूरत हाल नहीं थी। उस वक्त मोदी ने जो है इस तरह कश्मीर पे गस्बाना लेट मी करेक्ट यू, आर्टिकल 370 एक दिन में 1.5 साल में रिवोक नहीं हुआ। ये लंबी एक पूरी प्रैक्टिस रही है उनकी। आज जो हुकूमत बैठी हुई है, इक़्तिदार के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, उनसे आप ये सवाल करें कि आज गैर मामूली हालात है, आज कश्मीर के वो हालात नहीं है। आज 185 दिन से आप मुझे बताएं ना। अदील, आपको लगता है कि आर्टिकल 370 1.5 साल के अंदर सिर्फ ये देखे कि इनकी दौरे हुकूमत पहली मर्तबा आई है तो रिवोक कर दे, ये पॉलिसी की बात होती है अदील। इससे पहले ऐसा हुआ भी तो नहीं है ना अदील, ये फॉरेन पॉलिसी और ये तमाम जो स्ट्रैटेजीज बहुत सारे साल लेती हैं। स्टेटस कश्मीर का खत्म कर दिया गया हो, अब पीपल्स पार्टी की हुकूमत बैठी हो खामोश, हाथ पे हाथ धरी हुई, इससे पहले तो नहीं। मौलाना फजलुर रहमान साहब से कभी आप लोगों ने सवाल क्यों ना किया? मौलाना क्या कर रहे थे वो? क्या सवाल करते? उनको चेयरमैन कश्मीर कमेटी हमने बनाया। क्या किया उन्होंने चेयरमैन कश्मीर कमेटी बन के? हालात नहीं थे ना। आप अभी जो इक़्तिदार में लोग बैठे हुए हैं उनसे सवाल क्यों? उनसे भी सवाल करूंगी सर, उनसे सवाल करूंगी, जरूर करूंगी। पीटीआई से हम पूछते हैं आपकी परफॉर्मेंस क्या है, वो कहते हैं जी पिछली हुकूमतों ने ये कर दिया। तो भाई आप अपने दौरे हुकूमत की परफॉर्मेंस तो बताएं दुनिया को। उस वक्त ऐसे कश्मीर पे ठीक है अदील, अब क्या होना चाहिए, अब क्या कर सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में? सोए हुए हैं और हमारे भाई जो है वहाँ इस वक्त 185 दिन से महसूर हैं। और अदील, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या करना चाहिए, अब वो कैसे इनिशिएटिव ले? तहरीक इंसाफ की बात नहीं है, अब बात देखें हुकूमत है इस वक्त, रियासत जो है, तो रियासत को क्या करना चाहिए? मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूँ, क्या करे रियासत, किस तरह काम करे इस पर? आप इतने दौरे कर रहे हैं, इन्होंने क्या इंटरनेशनल लॉबिंग की? कहाँ आज हमारे साथ दुनिया खड़ी है कश्मीर इशू पे? कहाँ है सऊदी अरब, कहाँ है दुबई, वो हमारे इस्लामिक ममालिक? 1.5 साल में खड़ी हो जाएगी? आपको लगता है फॉरेन पॉलिसी इतनी आसान है? 1.5 साल में हम पूरी मुस्लिम उम्मा को और इंटरनेशनल कम्युनिटीज को साथ खड़ा कर लेंगे? सिर्फ 1.5 साल में सर डिप्लोमेसी को पढ़े जब आप, तो उसमें तरीका डिफाइन होता है कि कितने साल लगते हैं, कितना टाइम चाहिए होता है। सिवाय मलेशिया के, तुर्की के और किसी ने स्टेटमेंट ही नहीं दिया। आप मुझे बताए ना सर, इंटरनेशनल सेनेटर्स सर, यूएस से भी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, यूएस के लोग ट्रंप को लिख रहे हैं कि ये इसके ऊपर बात करें। सर पहले से काफी मूवमेंट तो हो रही है ना? करने वाले हालात नहीं है अब हमें प्रैक्टिकली। ठीक है अदील, मुझे एक वक्फा लेना है, फिर उसके बाद अदील वक्फा लेना है मैंने, फिर गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी रखते हैं। इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे कि पिछले दौरे हुकूमत में क्या काम किया हमने, क्या कोई पॉलिसी बनाई, क्या कोई स्ट्रैटेजी रही हमारी, क्या फॉरेन पॉलिसी इतनी मजबूत थी कि आज हम इस मकाम पे होते कि मोदी को कोई आर्टिकल 370 रिवोक करने की हिम्मत ही ना होती। लेकिन कहा जा रहा है अपोजिशन जमातों से कि 1.5 साल के अंदर अंदर ही जो है इस वजह से आर्टिकल 370 रिवोक हुआ है क्योंकि इतनी सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस नहीं थी। अदील फारूकी साहब, आप मुझे ये बता दीजिए कि अब हुकूमत को क्या करना चाहिए, क्या फाइनल इनका तरीकाकार होना चाहिए? क्योंकि फॉरेन पॉलिसी कहती है कि कभी 1 साल में, 2 साल में आप कभी भी बायलैटरल से लेके मल्टीलैटरल टाइज अपने स्ट्रेंथन नहीं कर सकते, लेकिन एज एन कितने साल की पॉलिसी बना लेनी चाहिए और किस तरह उस पर काम होना चाहिए? देखें, अभी हमें हंगामी बुनियादों पर इस हवाले से जो है ना मिल बैठना चाहिए। और ये ऐसी बात नहीं है कि कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी, सबसे पहले हमें इंडिया को रोकना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा दुनिया को ये बात बतानी चाहिए। वो तो कर रहे हैं ना, वो तो कर रहे हैं, दुनिया को बताने के अलावा क्या करें? को रिवोक करके और वहाँ पर जो कर्फ्यू लगाया हुआ है, कम से कम दुनिया को हम ये तो बावर कराएं कि वो जो उनके हकूक हैं, उनको इंटरनेट की एक्सेस मिलनी चाहिए, उनको खाने पीने के हवाले से कोई मसला न हो, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटीज, ये सारी चीजें तो बेसिक कम से कम तो हम करवाने में, कम से कम कर्फ्यू तो उठवाए ना दुनिया में हम लॉबिंग करके। आप देखिए इस वक्त हम कहाँ खड़े हैं, OIC हमारे साथ कहाँ है? सिर्फ ईरान और मलेशिया या तुर्की। यहीं से कनेक्ट करूंगी आपसे अदील, यहीं से बात करूंगी। अली मोइनुद्दीन साहब, आप क्या समझते हैं कि क्या कोई स्ट्रैटेजी या पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए इस वक्त जिसमें हम कलेक्टिवली कुछ सालों की बात करें? ये नहीं हो कि पहले एक हमने काम किया, एक दौरा किया, उसके बाद फिर खामोशी, फिर उसके बाद नया दौरा, फिर उसकी अपडेट। प्रॉपर कोई पॉलिसी होनी चाहिए या नहीं? देखिए, पॉलिसी बिल्कुल होनी चाहिए और बात यह है कि पॉलिसी एक दिन में या 1 साल में नहीं बनती। लेकिन यहाँ पे सवाल ये आ जाता है कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो इस ओहदे पे फाइज हैं, उनके लिए सवालिया निशान ये आ जाता है कि वो पहले भी
जो है वो सफारती ताल्लुकात और ये कर चुके हैं सारे काम, तो उनके लिए ये चीज़ नई नहीं है। उनको 1.5 साल में अगर कोई लेकिन ये कहा गया था अली मोइनुद्दीन साहब के मुशर्रफ साहब के एरा में हम करीब थे कश्मीर की आज़ादी के लिए, लेकिन अगर नवाज शरीफ साहब का एक गलत स्टांस उससे पहले जो हमने देखा था वो ना होता तो फिर शायद आज़ाद भी हो चुका होता। देखिए पिछली गवर्नमेंटों की बात करेंगे तो उनका तो एक बात कह रही है ना कि नहीं मानती है हुकूमत, पीटीआई वाले या मौजूदा हुकूमत नहीं मानती कि उन्होंने कोई काम नहीं किया। बात यह है कि मौजूदा टाइम पे शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो पहले इस मनसब को संभाल चुके हैं, उनके लिए जो है वो दिन रात काम करना और इस पे नताइज निकालना जो है अपनी लॉबिंग करना जो है मुश्किल काम नहीं था। उन्होंने कोई प्रोग्रेस नहीं दिखाई। अगर उनकी कारकर्दगी देखी जाए तो वो सेटिस्फेक्शन लेवल पे नहीं है। सर आप क्या चाहते हैं कि क्या करे शाह महमूद कुरैशी साहब? उन्होंने दौरे किए, उन्होंने मीटिंग्स इंटरनेशनली लीडर्स से मिले, उन्होंने अपना स्टांस पेश किया, बार बार उसके ऊपर गुफ्तगू की, लेकिन कुछ महीनों से हम स्लो डाउन देख रहे हैं फॉरेन पॉलिसी। बात यह है कि हम दौरों से और बातों से आगे निकलने की तो यही मैं आपसे जानना चाह रही हूं कि क्या करें। बात यह है कि अगर बात करें कि अमेरिका भी हम बात करेंगे जी बहुत हमने तीर मार लिया, अमेरिका सालसी की पेशकश कर रहा है, तो अमेरिका क्या कर रहा है इसके मुताबिक? ट्रम्प ने एक दफा भी बस यही कहा जा रहा है कि मैं सालसी का किरदार अदा करूंगा, अगर दोनों जो है वो राजी हो तो मैं करूंगा, मैं कहूंगा, मैं बात करूंगा। इससे आगे तो अमेरिका, यानी अगर अमेरिका चाहे तो कम से कम कर्फ्यू खत्म नहीं करवा सकता। ठीक है, आर्टिकल 370 को बाद में देखेंगे कर्फ्यू खत्म कराने को, या वहां पे जो इस वक्त एक ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, जो वायलेशन हो जा रही है कि वहां पे छापे मारे जा रहे हैं, दिन दिहाड़े जो है वो लोगों को कत्लो गारत किया जा रहा है। क्या अमेरिका जो है वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो इसको रुकवा दे? जबकि इंडिया जो है वो चली अमेरिका की बेस पे रहा है कि अमेरिका से जितना वहां पे एक्सपोर्ट हो रही है या और चीजें हो रही हैं, मैशियत जो है वो अमेरिका से चल रही है ना इंडिया की। लेकिन अली मोइनुद्दीन साहब इस वक्त तो बातचीत का जो डायलॉग का जो प्रोसेस है उसको तो हर तरह से पूरा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद जो 185 डेज हो चुके हैं अप्रोक्सीमेटली इस कर्फ्यू को, ना तो वो खत्म हो रहा है, आर्टिकल 370 दूसरी दूर की बात है, और कश्मीर की आजादी तो इससे भी बहुत बड़ा काम लगती है। तो फिर ये बातों और डायलॉग के अलावा और क्या हो सकता है? अब यही है कि इसमें जो है वो आप अपना पहले मुस्लिम उम्मा का पूरा इत्तेहाद जो है वो ज्वाइन करें, स्ट्रॉन्ग करें। उसके साथ साथ जो है वो आप अपने अपोजिशन है या इत्तेहादी हैं सबके साथ अपने ताल्लुकात जो है वो बेहतर करें, क्योंकि बात यह है कि ठीक है आप ने किसी के सुनने से कोई मसला नहीं है, अगर कोई आपको अच्छा मशवरा दे रहा है और उसको अडॉप्ट करके कोई अच्छा काम हो सकता है तो वो तो मुल्क के लिए बेहतर है ना। बात ये है कि हमें अपनी अना को दूर करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि इत्तेहाद का मतलब या अपोजिशन के साथ बैठने का मतलब ये है कि आपने जो है वो चोरों को माफ, बकौल जैसे आप कहते हैं कि जी चोरों को माफ नहीं करूंगा या और नहीं करूंगा, मुल्क के लिए हमें करना है। ठीक है ज़ोहेब आसिफ साहब, क्या आपको लगता है कितने साल की मिनिमम पॉलिसी होनी चाहिए? जिस तरह मिसाल मलिक साहिबा कहती हैं कि 5 साल की तो मिनिमम पॉलिसी होनी चाहिए, लेकिन पिछले दौरे हुकूमत में 1 साल की भी पॉलिसी कभी ना बन सकी, तो अब इस दौरे हुकूमत में क्या कोई पॉलिसी होनी चाहिए कलेक्टिवली कुछ सालों की कि कश्मीर पे ये सब हमने स्टांस करने ताकि हम उस गोल को अचीव कर सकें? देखें, इस हुकूमत को जितना टाइम हो गया है उसके लिहाज से तो हुकूमत को पॉलिसीज डेवलप करना शुरू कर देनी थी, लेकिन जिस तरह से दूसरे कंट्रीज, हमारे नेबरिंग कंट्रीज रिएक्ट कर रहे हैं, एक लम्हा फिक्री है। अफगानिस्तान ने आज हमारी एम्बेसी को पाकिस्तान की रोक दिया कश्मीर डे सेलिब्रेट करने से, जो कि हमारा ब्रदर इस्लामी मुल्क है। जब मुस्लिम ममालिक में यूनिटी ही नहीं है, देखें ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, इसमें पाकिस्तान को करना ये है कि अपने बाहर जाके लोगों को मजदूरियां नहीं करवानी। पाकिस्तान को चाहिए कि बाहर जाके बिजनेस एस्टेब्लिश करे, हमारे बिजनेसमैन बाहर इन्वेस्ट करें जाके, और उनको इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली उन कंट्रीज को अपने ऊपर डिपेंडेंट करें। क्यों कोई हमारी मुल्क बात सुनेगा जब कि हमारा मजदूर तबका उधर जाके काम करता है और वो तो उल्टा हमें थ्रेट करने लग जाते हैं सऊदी अरब की तरह। मजदूर तबका वो बेचारे 8-10 साल से पाकिस्तान भी नहीं आ सकते और वैसे भी वही हैंड टू माउथ लाइफ जी रहे होते हैं। मुझे तो समझ नहीं आता है ये मजदूर तबका आखिर जाता क्यों है? जब उनसे पूछा जाए, इवन दुबई से पाकिस्तान वो 8-10 साल से वापस नहीं आ रहे। देखिए, जब हमारा निज़ाम ठीक नहीं होगा, हमें लोगों को प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं देंगे जिस तरह डेवलप्ड कंट्रीज में दी जाती हैं, लोगों को जो हुकूमत का बेसिक नीड जो एजुकेशन है, रोटी कपड़ा मकान, जिसका नारा भुट्टो साहब ने भी लगाया था, वो हम लोगों को नहीं दे रहे, और बाहर के मुल्कों में उनका ख्याल रखा जाएगा तो वो नहीं आएंगे, बाहर रहना प्रेफर करेंगे। ठीक है, अदील फारूकी साहब, आप कहते हैं कि जो हुकूमत है उसको अपोजिशन जमातों के साथ वन पेज
पर होना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां पर आप लोग कश्मीर के हवाले से बातचीत कर सके। तो अपोजिशन जमातें क्यों प्रेशर नहीं डेवलप कर रही हुकूमत के ऊपर कि उस एक फोरम या फिर ऐवान में कोई दिन मखसूस किया जाए, कोई महीने में उस पर बातचीत होनी चाहिए? आप लोग क्यों प्रेशराइज नहीं कर रहे? देखिए बात ये, पहले ये जो पीटीआई वाले भाई थे, मैं सर पीटीआई वाले नहीं थे, एनालिस्ट हैं। एनालिस्ट थे, ये कह रहे हैं जी रोटी कपड़ा और मकान। आप बात कर रही हैं खारजा पॉलिसी की, ये रोटी कपड़ा और मकान और पीपल्स पार्टी याद आ रही है इनकी। बात ये है कि जब तक हमारी कोई भी खारजा पॉलिसी तब तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक हम उसको आजादाना तौर पे नहीं करेंगे। और आजादाना हमारी खारजा पॉलिसी उस वक्त बनेगी जब हम अपने पाँव पे खड़े होंगे। अदील, आजादाना खारजा पॉलिसी क्या होती है? तो सबसे पहले खान साहब को ये अपनी हैसियत को पहचानना चाहिए कि हम अपनी हैसियत के मुताबिक कश्मीरियों के लिए कर क्या सकते हैं। इस तरह का हम दुनिया के ठेकेदार तो हमने बनाई नहीं ना अपनी। इस्लामिक फोबिया पे बातें कर रहे हैं। जब उन्होंने कॉन्फ्रेंस, इस्लामोफोबिया पे बहुत बेहतरीन बात करते हैं वो, इस्लाम के खिलाफ बहुत सारे मिसकंसेप्शन है, लोग जहाद के बारे में गलत बातें करते हैं। हमने ये बावर कराना है, कन्विंस करना है कि इंडिया इस वक्त जो है ह्यूमन राइट्स की वहाँ वायलेशन कर रहा है। उसने कर्फ्यू 185 दिन से लगाया हुआ है। वहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, माएँ बहनें और नौजवान, उनको वहाँ पे अपाइज किया जा रहा है, उठा के जेलों में डाला जा रहा है और लोगों के साथ गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है। सर मलिहा लोधी ने इतना वक्त यूएन में गुजारा, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करती रही, क्यों हम जो है एग्जैक्ट हमने कभी फॉलो अप ना लिया? अब क्या अपोजिशन जमातें प्रेशराइज करेंगी हुकूमत को कि कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए? अपना किरदार अदा कर रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो फ्लोर ऑफ द हाउस इनको ये कहा, चेयरमैन और को चेयरमैन ने इनको ऑफर की कि जो मुल्की मफादात के मामले हैं, इकोनॉमी है, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। अब ये तो हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना कि वो अपोजिशन को साथ चलाना चाहती है या नहीं चलाना चाहती। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आदिल फारूकी साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। जी ज़ोहेब आसिफ साहब, स्ट्रैटेजी इन टर्म्स ऑफ कोई कलेक्टिव, मैं दोबारा से वही सवाल रिपीट करूंगी, कोई कुछ कलेक्टिव वेयर्स होने चाहिए कि हमने इतने साल ये प्रोसीजर फॉलो करना है और फिर कुछ रिसर्च एसोसिएट्स या एनालिस्ट उसमें अपना पिवटल रोल प्ले करते रहे और एक तरीका कार हो कि उससे हम एटलीस्ट स्टेप बाय स्टेप अपना जो गोल है उसको अचीव कर सके। जी बिल्कुल, हमें हमारे एक टीम ऑफ एनालिस्ट होनी चाहिए गवर्नमेंट लेवल पे जो कि देखे कि हमारे कौन कौन से मुल्क हैं जो हमें कश्मीर में हेल्प कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में, और उनके साथ हम अपने स्ट्रेटेजिक रिलेशन बनाएं और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करें और उन कंट्रीज को अपने ऊपर डिपेंडेंट करें और उनमें सरमायाकारी करें ताकि वो हमारी बात सुने कश्मीर इशू पे। ये नहीं कि अमेरिका की तरह जो है वो सालसी का रोल प्ले करके और जो है कुछ नहीं हो रहा अमेरिका की तरफ से। ठीक है, अली मोइनुद्दीन साहब कुछ और बातें आप ऐड करना चाहते हो कि स्ट्रैटेजी में हम डाल सकते हैं कश्मीर इशू के लिए? स्ट्रैटेजी में यही है कि हमें पूरा प्लान तैयार करना चाहिए। ठीक है, एक दिन, एक साल, 2 साल की बात नहीं है। आपको पूरा प्लान करना पड़ता है, उस पर फॉलो अप करने पड़ते हैं, उस पर वर्किंग करनी पड़ती है, अपना इत्तेहाद स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। उसके साथ साथ हम ये नहीं कह रहे मुस्लिम उम्मा को कि कश्मीर हमें दिला दिया जाए, कश्मीरियों से पूछा जाए कि वो क्या करना चाहते हैं, उनकी आजादी क्या है। सर उनकी स्ट्रैटेजी बड़ी खतरनाक है। वो सीएबी के बाद फिर वो हो सकता है वहां आबादियां कहते हैं हम शुरू कर देंगे, फिर उसके बाद वो रेफरेंडम की बात करते हैं, इवेंचुअली जब आबादी ज्यादा हो जाएगी तो वो तो कहेंगे भारत की तरफ जाएंगे। बहुत बड़ी खतरनाक तो ये है कि इसमें कश्मीरियों से राय लेनी चाहिए, उनको आजादी मिलनी चाहिए और फिलहाल फौरी तौर पर जो है वहाँ पे कर्फ्यू और जो वहशियत का तशद्दुद हो रहा है और उसको रोकना चाहिए, उसको रोकना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अली मोइनुद्दीन साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। ज़ोहेब आसिफ साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमें प्रोग्राम में अदील फारूकी साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी ज्वाइन किया था, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ बातें कंक्लूड करती चलूँ तो उसमें ये शामिल है कि कश्मीर इशू जो है इट्सेल्फ बहुत बड़ा मसला है। ये कोई एक दिन में या एक साल में हल होने वाली बात नहीं है क्योंकि 70 सालों में हम इसको हल ना कर सके। आज जो है अप्रॉक्सीमेटली 185 डेज हो चुके हैं कर्फ्यू को और वहाँ पर जो लोग हैं उनकी जिंदगियाँ बहुत बुरे तरीके से उनको महसूर किया गया है। उनके मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टीज जो है वो सेफ नहीं है, उनकी जो एजुकेशन, उनका खाना पीना, उनका जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, सब कुछ जो है सप्रेस हुआ है। अनफॉर्चुनेटली मोदी ने बहुत सारी और बहुत एक्सट्रीमिस्ट उसने अपनी स्ट्रैटेजी और फिलॉसफी बनाई हुई है जिसके ऊपर वो काम कर रहा है। किस तरह बैक टू बैक हम देख रहे हैं कि वो कश्मीर के ऊपर अपना एक एग्रेसिव स्टांस पेश कर रहा है, साथ ही साथ आरएसएस और हिंदुत्व की फिलॉसफी को वो स्ट्रॉन्ग करता चला जा रहा है। वो पहले मुसलमानों को अपनी भारत से इरेडिकेट करने की कोशिश कर रहा है, साथ ही साथ फिर वो दलित हिंदूज के ऊपर भी आएगा, साथ ही साथ वो सिंपल ब्राह्मण्स को जो है सिर्फ जिंदगी गुजारने की इजाजत देगा और ऐसा सोचेगा, ऐसा लोगों को ट्रांसफर
रिफॉर्म कराने की कोशिश करेगा कि सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण्स को जीने की इजाजत है, बाकी सब इंसान नहीं है और कीड़े मकोड़े हैं। साथ ही साथ यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जो आरएसएस और जो बीजेपी की फिलॉसफी है उससे हमें ये सबक हासिल करना चाहिए कि वो खतरनाक नापाक दुश्मन जो हमारा है वो बहुत मजबूती से काम कर रहा है। हमें भी पॉलिसीज बनाने की सख्त जरूरत है, 5-10 साल की नहीं तो कम से कम 5 साल की पॉलिसी की सख्त जरूरत है हमें। जो रिसर्च एसोसिएट्स हैं गवर्नमेंट लेवल पे उनको इस इशू के ऊपर बातचीत करनी चाहिए। काउंटर टेररिज्म के ऊपर तो काम हो रहा है पाकिस्तान में, लेकिन कश्मीर इशू के ऊपर भी सख्त पॉलिसीज की हमें जरूरत है ताकि हम ये देख सके कि कुछ सालों में या फिर इतने सालों में हम क्या कर सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप्स अपने जो गोल्स हैं उसको डिवाइड करें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, गॉड ब्लेस यू ऑल।